चांदाना गुलजार साहिबा और शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से फारिग किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आज मखसूस सीटों पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला कर सकती है, इसके ऊपर भी बात होगी। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि मेरा इमरान खान साहब के साथ रब्ता है। इमरान खान साहब मुझे कह रहे हैं कि ठंड रखो। क्या ये वाकई रब्ता है या नहीं है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और वफाकी हुकूमत ने एक्स ब्यूरोक्रेट्स और मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसरों को ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त पे इस्तिस्ना दे दिया है। ये सिर्फ इस्तिस्ना इन चंद लोगों के लिए क्यों है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आप वफाकी हुकूमत का कमाल देखिए कि उसने बिजली के वाजपा जमा करने के लिए ISI और MI की ड्यूटी लगा दी। अगर MI और ISI ने बिजली के वाजपा जमा करने हैं तो वो बाकी काम कैसे करेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको मेरा ख्याल है अब आपको प्रेस कर देना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो फेवर है, यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, PTI में फूट का सिलसिला जारी है और अब तो वार्निंग्स का सिलसिला भी जारी हो गया है और शदीद किस्म के ख़तरात लाक हैं कुछ लीडरान को। वो कौन से लीडरान हैं, ये फूट क्या है, जानते हैं तफसील। फ़र्क, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ठीक ठाक किस्म की झड़प हुई और सारे लोग बड़े गर्म थे। एक तो उमर अयूब साहब से कहा गया कि आप इस्तीफ़ा वापस लें, क्योंकि अगर आपने इस्तीफ़ा वापस ले लिया तो पार्टी नहीं चल सकेगी। बल्कि सबका ये कहना था कि आपने बड़े मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया और जो लोग आपके ख़िलाफ़ इस वक्त हरकतें कर रहे हैं वो सब लोग पार्टी के साथ लायल नहीं हैं। और वहीं पर यह डिस्कस हुआ कि उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, तो सब लोगों ने खुल के बात की कि कुछ लोग ये चाहते थे कि उमर अयूब साहब जो हैं कंटिन्यू ना रख सकें इस स्टेटस को, लिहाजा उन्होंने इमरान खान साहब से जाके बात की और इमरान खान साहब ने सोचा कि ठीक है, एक फुल फ्लैज सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए पार्टी के लिए, तो उमर अयूब साहब जो है इनको फारिग हो जाना चाहिए और इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये बात उमर अयूब साहब तक पहुंच गई। उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब के कहने से पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा टेंडर कर दिया। हमने इससे पहले कहा था कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया, लेकिन जो आज इंफॉर्मेशन कोर कमेटी के अंदर डिस्कस हुई उससे ये पता चल रहा है कि उनसे मांगा नहीं गया था, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि कुछ लोग इमरान खान साहब के साथ जाके मिले हैं और उन सब ने कहा है कि आप सेक्रेटरी जनरल को तब्दील करें क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इनके पास दो होते हैं, तो वो क्योंकि एक ऑनरेबल आदमी है, समझदार आदमी है, तो उससे मैंने सोचा कि अगर मुझे कह दिया गया तो मेरी बेइज्जती बहुत है, तो इससे पहले ही मैं कर देता हूँ। तो उसके बाद जब पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं जी आप इसको बरकरार रखें, तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की उमर अयूब साहब ने कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो अल्टीमेटली फिर कुछ दिनों बाद फसाद फैल जाएगा, तो पार्टी के बाकी लोगों को भी फैसिलिटेट करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल एक आपने देखा होगा कि वो अलामिया जारी हो, उस अलामिया के अंदर है कि उमर अयूब साहब इस्तीफ़ा वापस लें और अब ये आज इमरान खान साहब के साथ डिस्कस होगा। आज ये लोग पार्टी के इमरान खान साहब के साथ जाएंगे, उनके पास तीनों चीज़ें रखेंगे उनके सामने और उनसे एडवाइस ली जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो पार्टी को छोड़ के चले गए, जैसे फवाद चौधरी हैं या इमरान इस्माइल हैं या फिर अली जैदी साहब हैं, अब वो क्योंकि इंटरव्यूज़ दे रहे हैं बार बार, तो उससे एक पार्टी के अंदर एक रिफ्ट सी पैदा हो गई है। तो कल पार्टी के लोगों ने कहा कि हम वो लोग हैं कि जब सारे लोग छोड़ के चले गए थे तो हमने इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को ज़िंदा रखा। आज अगर इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और 8 फरवरी का इलेक्शन अगर इमरान खान साहब ने जीता या पार्टी ने जीता तो हमारी वजह से जीता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ से तो गायब थे, ये तो आए नहीं थे यहाँ पे, बल्कि कुछ लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ ज़ेर ज़मीन चले गए, कुछ छुप के, कुछ लोगों ने ज़मानतें करवा ली और खामोशी तान ली और ये अब सब लोग बोल रहे हैं। ये पहले नहीं बोल रहे थे, जबकि बोलते तो हम लोग थे और तो फायरिंग स्क्वाड के सामने तो हम थे, लेकिन इसके बावजूद हम डटे रहे। और आज इमरान खान साहब जो उन लोगों को भी वापस लेना चाहते हैं जो इनको बीच मंझधार छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने इनको फायर वॉल के अंदर इन्होंने धकेल दिया था और उसके बाद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी चल रही थी, तो उन्होंने कहा जी इन लोगों के लिए, भगोड़ों के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। तो वो ज़ाहिर एलामिया के अंदर भी चीज़ आई, तो आज इमरान खान साहब से ये भी डिस्कस किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपनी पॉलिसी वाज़ा करें कि आप उनको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, आपकी पॉलिसी है क्या। तो इमरान खान साहब से इन ब्लैक एंड वाइट जो है आज चीज़ पूछी जाएगी और सीधी पूछी जाएगी। होता है ये नहीं है कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुन के वापस आ जाए, और अगर इमरान खान साहब ये कहेंगे, ज़रा थोड़े से लीनियंट होंगे कि इन लोगों को ले लेना चाहिए, तो फिर ये लोग नहीं रहेंगे, ये पार्टी छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ के इमरान खान साहब को घर चले जाएंगे।
और तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग खुद बहुत बयान दे रहे हैं और पार्टी के अंदर रिफ्ट पैदा कर रहे हैं, उन सबको पार्टी से फारिग होना चाहिए। तो उसमें दो लोगों का नाम बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। शानदाना गुलजार साहिबा का नाम डिस्कस हुआ, फिर शेर अफजल मरवा साहब का नाम डिस्कस हुआ कि ये लोग रुक ही नहीं रहे और इन लोगों के बोलने की वजह से पार्टी के अंदर बहुत दरारें पड़ रही हैं और पार्टी टूट रही है। और ये किसी और का एजेंडा है जिसको ये लेके चल रहे हैं, ये पार्टी का एजेंडा नहीं है, इमरान खान साहब का एजेंडा नहीं है। तो ये फैसला किया गया कि इन दोनों को नोटिस दिए जाएंगे और अगर ये नहीं रुकते तो फिर इनको पार्टी से फारिग किया जाएगा और इमरान खान साहब को आज बताया जाएगा कि हमने ये फ़ैसला कर लिया है। और अगर इमरान खान साहब इनकी सपोर्ट करते हैं तो फिर भी पार्टी के लोगों ने कहा जी कि हम जो है ना अपने हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि इनको चुप करवाएं, इनकी वजह से पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो शानदाना गुलजार साहिबा और शेर अफजल मरवा साहब के लिए खासी ज़िंदगी अब मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है मुझे। मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन में ठीक ठाक किस्म का उनको नोटिस मिल जाएगा और 7 दिन के अंदर उसका फ़ैसला भी हो जाएगा और पुराने सारे उनके बयानात खोल के सामने रख दिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है पार्टी इमरान खान साहब के मामले में बिल्कुल सीधी होगी। यहाँ पे आप मुझे पता है फवाद चौधरी का जिक्र भी करेंगे आगे चल के, हमारी स्टोरी भी है। अब फवाद चौधरी साहब ने जो कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दे रहे थे और कल उन्होंने काशिफ अब्बासी के शो में कह दिया कि मुझे इमरान खान साहब रोक रहे हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं और उन्होंने कहा है कि ज़रा खामोश रहो, किसी के सवाल का जवाब ना दो। तो उन्होंने एक इम्प्रेशन दिया कि मेरी और इमरान खान साहब की लाइन एक है और हम एक दूसरे के साथ मिले हुए, जिससे पार्टी के अंदर खासा कोहराम बरपा हुआ। लोगों ने कहा जी ये क्या बात हुई कि एक आदमी आपको छोड़ के चला गया, वो IPP में चला गया, फिर वो खामोश हो गया, फिर वो साइड पे चला गया, फिर वो आपके ख़िलाफ़ बयानात देता रहा और अचानक आप जो हैं पता चला है कि आप उसके साथ राब्ते में भी हैं और आप उसको पार्टी में लेना भी चाहते हैं। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने थोड़ी सी लाइन क्रॉस की है। अब इमरान खान साहब जो है इस पर अगर कोई था भी राब्ता तो इमरान खान साहब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी साहब के लिए अब दरवाज़ा खुलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब जो हैं बड़े सॉफ्ट कान रखते हैं फवाद चौधरी के बारे में। उनको पता है कि ये वो आदमी है जो हमारे बयानियों को बहुत अच्छी तरह बयान कर सकता है, मीडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं और ये एक ब्रिज भी बन सकता है और समझदार आदमी भी है और ख़ानदान भी तगड़ा है। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को पता है। लेकिन अब जो पार्टी की तरफ से प्रेशर आ रहा है ना, ऐसा लगता है पूरी पार्टी फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ है और उन सब ने ये अड्डा लगा लिया कि जनाब अगर ये आया तो हम वो पता नहीं क्या कर देंगे। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है आज बयान दे देंगे फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ और आप देखेंगे कि मीडिया के ऊपर चल रहा होगा कि जनाब फवाद चौधरी साहब के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुले और मेरा कोई उसके साथ रब्ता नहीं है। क्योंकि ये बात करके फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान को भी एम्बैरस कर दिया है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के भी बाहर की सारी सूरत हाल से वाकिफ़ हैं और ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि वो लोगों को मैसेज भी पहुँचाते हैं। और शायद इसी वजह से वो जो 3 लोग जेल के मुलाजमीन को हटा दिया गया तो वो यही सहूलतकारी कर रहे थे कि इमरान खान साहब के पैगामात बाहर और बाहर से पैगामात अंदर। तो फवाद चौधरी साहब के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम शुरू होने वाला है। जब फवाद चौधरी साहब से ये सवाल किया गया था तो उस वक्त उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि अखबारात तो जाते हैं, बयानात तो उन्हें पता चलते हैं कौन क्या कह रहा है। तो इसके हवाले से उन्होंने कहा जी कि उन्होंने मुझे रोका है कुछ बयानात से। तो आपके ख्याल में खान साहब विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलेंगे? वो हो सकता है, नहीं वैसे खेल तो रहे हैं। वो खान साहब की आदत है, खान साहब की आदत है कि वो सब लोगों के साथ खेलते हैं। वो वकला को भी उन्होंने खुश रखा हुआ है। उन्होंने जो एक खैबर पख्तून ग्रुप है PTI के अंदर उसको भी खुश रखा हुआ है। इसके साथ साथ अब वो लोग जो नाराज़ हैं उनको भी मैसेज पहुंचा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी रोज़ मैसेज देते हैं कि जनाब मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। महमूद अशरफजई साहब को भी इंगेज कर रखा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी उन्होंने डोर के साथ बांधा हुआ है। तो खान साहब का ये है वैसे कमाल, ये उनको मानना पड़ेगा कि वो सब लोगों को ना उन सब की तनाबे खींचते रहते हैं, उन सब को के धागे खींचते रहते हैं और सब के धागे खींच के खुश बड़े होते हैं। तो उन्होंने सब लोगों को किसी न किसी काम पे लगाया हुआ है। ऐसा लग रहा है सारे कि हम ही इमरान खान के साथ हैं और हम ही किसी वक्त प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इमरान खान जेल के अंदर रहेगा, वो कहेगा जा बच्चे तू प्राइम मिनिस्टर है। तो सारे लोग खुश हैं। अच्छा, मतलब वक्ती तौर पे खान साहब डिसोन कर देंगे लेकिन इनके साथ आगे चलने का इरादा रखते हैं? पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे चल के पता चलेगा। क्योंकि अब अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं पूरी फोर्स के साथ तो फिर पुराने लोगों को तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को ज़्यादा गुंजाइश देंगे, ज़्यादा मौका देंगे। ठीक है, अब हमारी अगली स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जी। मखसूस सीटों का केस चल रहा है, फैसला मतवक्के, क्या ख्याल है? अब तक जितनी समाअत हुई है, जो चीज़ें सामने आई उसमें ऐसा लगता है कि ये मलबा इलेक्शन कमीशन पे गिरने वाला है और उसके अंदर उनसे पूछा जा सकता है कि जनाब जो 13 जनवरी का फ़ैसला तो उसमें हमने कहाँ लिखा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको आप इलेक्शन ही ना लड़ने दें। तो मेरा ख्याल है इस टाइप का एक फ़ैसला आ जाएगा कि इसने मिस इंटरप्रेट किया इसको, जबकि हमारी ये इंटेंशन नहीं थी।
और ठीक है, बल्ले का निशान चला गया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया था, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया था कि ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे। लेकिन जो आगे चल के उनके साथ इलेक्शंस में हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनडू कर देगी मेरा ख्याल है। और एक ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सूरत हाल को यूँ की तूं सूरत हाल में ले जाए। उसे कहे जी 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है तो 3 दिन पार्टी के पास हैं कि वो किसके साथ, ये जो आज़ाद लोग हैं, ये किसके साथ अपने आप को क्लब करते हैं। तो अब अगर इस टाइप का फैसला हो जाता है फ़र्क, तो फिर तो ये पार्टी रिवाइव कर जाएगी और उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चले जाएंगे। जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे तो उनको वो जो फहरिस्त उन्होंने जमा करवाई थी मखसूस सीटों की, वो सारे उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक ये भी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह फ़ायदा हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बन के पार्लियामेंट के अंदर आ जाए। और ये एक इम्कान ये भी है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा जाए कि आप प्रॉपर अपने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और इतने दिन है आपके पास, और अगर आपने अब आइन की वायलेशन की तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। तो पार्टी जो है वो 8.5 लाख उनके वोटर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा के अपने आप को अपने माजी को सीधा कर लें। एक चांस तो ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये फ़ैसला मुत्तफ़िका होगा? मेरा नहीं ख्याल कि मुत्तफ़िका होगा फ़ैसला, क्योंकि जिस तरह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जजेस व्यू दे रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं। अगर ये उनको ऑप्शन दे दिया जाता है कि जी ठीक है, आपके पास 3 दिन हैं, हम आपको माजी में लेके जा रहे हैं और आप वहाँ से जाके अपने मामलात को ठीक कर सकते हैं, तो ये भी कोई एक आध जजेस की अक्सरियत है, यानी ज़्यादा ताकत के साथ ही फैसला आएगा। को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि जी सारी अदालत एक साइड पे खड़ी हो गई। और अगर इसके उलट आता है तो वो भी एक आध वोट, एक आध जज का ही कोई फैसला होगा। तो ये बड़ा नैरो किस्म का डिसीजन होगा। तो अब हो सकता है आज फैसला आ जाए, लेकिन मुझे इम्कान नहीं लग रहा कि आज फैसला हो सकता है कि आगे जाएगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अगर ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या हुकूमत को डंड डाल पाएगी पीटीआई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है हुकूमत को, क्योंकि उसके साथ इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM साथ देती है फिर तो वो गवर्नमेंट बन गई उनके। तो फिर इनको वो जो फार्मूला था आसफ अली ज़रदारी फार्मूला कि आसफ अली ज़रदारी के पास जाएं, इनको फिर आसफ अली ज़रदारी के पास जाना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब जा भी सकते हैं, इमरान खान साहब तक का पता कोई नहीं है, किसी वक्त भी ऐलान कर दें कि आसफ अली ज़रदारी जो अब बीमारी नहीं रहे और हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और अगर महमूद अचकज़ई साहब के पास ये जा सकते हैं तो आसफ अली ज़रदारी के पास जाते हुए क्या देर लगेगी इनको। और MKM भी हमारे भाई हैं। तो अगर ये ऐलान कर देते हैं इमरान खान साहब तो फिर तो इनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर इनको बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर मान लेते हैं आसफ अली इमरान खान साहब, तो उसके बाद फिर मामला चल सकता है। वैसे नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है कि आसफ अली ज़रदारी साहब और MKM अपने वोट दे के इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दें। वो ठीक। नाज़रीन, हमारी अगली स्टोरी ये है कि जब कोई महकमा काम नहीं करता तो उस वक्त या उसे फारिग कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है या डाउन साइज हो जाता है। अब ISI और MI को एक ऐसा काम दिया गया जो उनका है ही नहीं, और जिनका है वो कर नहीं रहे। ये स्टोरी क्या बताते हैं? अब वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री है जिसका काम ही ये है कि उसने डैम्स बनाने हैं और साथ साथ उसने बिजली पूरी करनी है और फिर बिजली उसने बेचनी है और बेचने के बाद उसके बिल्स वसूल करने हैं। ये एक ऐसा नालायक इदारा है पाकिस्तान के अंदर कि आप फ़र्क अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप PIA को रो रहे हैं, आप रेलवे को रो रहे हैं, आप स्टील मिल को रो रहे हैं, भाई वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है जो ये कर रहे हैं। इतना बड़ा सेटअप है इनका, आप देख लें पाकिस्तान का कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे वापटा के लोग ना हो। और उनका ये काम होता है ना जी, मीटर लगाना, फिर बिजली सप्लाई करना, फिर उसके बिल वसूल करना। लेकिन नालायकी देखो कि 1780 अरब रुपए के वाजपात हैं जो अभी तक वापटा ले नहीं सका। अब उनकी रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ये काम भी ISI और MI के हवाले किया जाए और मुल्तान सेक्टर शायद उनके हवाले कर रहे हैं। तो ये मुल्तान के अंदर सबसे पहले होगा, मुल्तान सेक्टर उनके हवाले करेंगे। अगर वहाँ पे ये कामयाब हो गया तो फिर पूरे पाकिस्तान में फैला लिया जाएगा। अब सवाल फ़र्क फिर वही है कि अगर ये वाजबात वसूल करना सीक्रेट इदारों का काम है तो फिर वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री का क्या काम है? तो मेरा ख्याल है इमीडिएटली वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री को बंद कर देना चाहिए और उसको ख़त्म करके वो सारा बजट जो है ना MI और ISI के हवाले कर देना चाहिए कि जनाब आप हैं माई बाप और आप ही ये काम करें। आप बिजली पैदा भी करें, बिजली डिस्ट्रीब्यूट भी करें, बिजली बेचें भी और साथ साथ बिजली के बिल भी वसूल करें। कुछ पैसे आप अपने पास रख लें, बाकी सरकार को अदा कर दें। अगर ये इस तरीके से हो सकता है
तो इस तरह मेरा ख्याल है तमाम इदारे थोड़े थोड़े करके फिर सब उन्हीं के हवाले करने पड़ेंगे। और ये बात है कि एफिशिएंट वैसे वही हैं वो एफिशिएंट वही हैं, इधर किसी के पास एफिशिएंसी नहीं है, किसी के पास भी एफिशिएंसी नहीं है, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान के। अब जो पाकिस्तान के माशी हालात जो ख़राब है ना, वो ये है कि जिन इदारों से हमें तवक्को थी कि वो कमा कर देंगे, वो कमा के नहीं दे रहे, उल्टा वो आपकी कमाई खा रहे हैं। तो सरकार जो है ना, सबसे ज़्यादा बजट उसका है, सबसे ज़्यादा लीकेज उसके अंदर है, और सबसे ज़्यादा सुस्त भी यही है जो काम नहीं करने देती। प्राइवेट सेक्टर में लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे सारे सरकारी इदारे जो है ना वो पूरे मुल्क को डुबो रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को वैसे अब ये फैसला करना पड़ेगा कि या तो इन अदारों को चलाएं, और अगर नहीं चलते तो फिर इनको एक एक करके बंद करना शुरू करें। गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट हो, बाकी सारे का मामला जो है प्राइवेट सेक्टर के पास है। बिजली भी वही पैदा करे, बिजली भी वही बेचे, और बिजली के बिल भी वही ले, गैस भी वही निकाले, गैस भी वही डिस्ट्रीब्यूट करे, और वही जो गैस जो है उसके पैसे वसूल करे। गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स ले, उसके ऊपर बात खत्म। बाकी ये सारे अदारे जो बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं देखता हूँ इतनी गर्मी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद के अंदर बाहर नहीं निकल सकते आप। कल जो लोगों की सूरत हाल थी, सब लोगों की ज़बानें बाहर लटकी हुई थी, इतनी बुरी हालत थी। और आप किसी सरकारी दफ्तर के अंदर चले जाएं, किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर, वहाँ 18 AC लगे हुए हैं, और जो साहब हैं वो बाकायदा सूट पहन के आए हैं और टाई लगा के आए हैं। टाई लगा के, भाई ये कोई फैशन परेड हो रही है, मुझे बताएं। और इतने बुरे हालात के अंदर जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, और कितनी ज़्यादा बिजली सरकारी दफ्तर फूंक रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम सरकारी दफ्तर जो है उनके ऊपर सोलर पैनल ही लगा दें, और ये कहें कि सोलर पैनल जो है वो सरकार पैसे नहीं देगी, इदारा पैसे देगा अपना, जहाँ से मर्ज़ी लेके आए, और उसके पास जो फंड्स हैं उनको यूटिलाइज़ करे, और उसके बाद कोई बिजली जो है ना सरकारी दफ्तर के अंदर नहीं चलेगी सारी, और वो इस तरह का। तो कहीं ना कहीं आपको बड़े फैसले करने पड़ेंगे, तो ये बड़े फैसले यहाँ पर नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसके अंदर जो खुफिया इदारे हैं वो बिजली के बिल वसूल करेंगे, और अगर ये हमने कर लिया तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी काम भी सारे उन्हीं से करवाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट तो नाहल साबित होगी। ठीक, हमारी आखिरी स्टोरी जी। हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स को कुछ ऐसी सहूलियात हासिल हैं जो मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते कि हमें मिलेंगी, हमें तो टैक्स अदा करना है। ये स्टोरी क्या है जानते हैं? अब वो देखें, इस्तिस्ना है ना वो बजट के अंदर, ये है बड़ी स्टूपिड वैसे बात कि जनाब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड हैं या हाज़र सर्विस हैं, और उसके बाद आर्मी ऑफिसर जो हैं वो रिटायर्ड हैं या हाज़र सर्विस हैं, वो अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहें तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जबकि बाकी जो पूरा पाकिस्तान है उसके ऊपर खौफनाक किस्म के टैक्सेस हैं कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें या प्रॉपर्टी बेचना चाहें तो आपको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा कि लोग उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे या प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो पूरी प्रॉपर्टी की मार्केट जो है ना वो बंद हो जाएगी। मसला ये है कि ये सारा क्राइसिस किसने पैदा किया हुआ है? ये ब्यूरोक्रेट्स ने पैदा किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, यही जिम्मेदार हैं सारी सूरत हाल के, और वो हर बार प्रिविलेज भी लेते हैं। आप देख लें कि कोई एक कट जो सरकारी मुलाजमीन के ऊपर लगाओ या बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगाओ, उनकी प्रिविलेजेस में और उनकी मराद के अंदर या उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हो गया, और जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो थोड़ा बहुत टैक्स दे रहे हैं, उनकी बाकायदा गर्दन के ऊपर छुरी रखती है। सेम इसी तरह फ़ौज के ऊपर बहुत तनकीद होती है पाकिस्तान के अंदर, और फिर गवर्नमेंट ने एक मौका दे दिया कि आप फ़ौज के ऊपर तनकीद करें। भाई अगर आपने वन टाइम उनको सहूलत देनी है कि आप एक मरतबा अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें या आप बेचें तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं होगा, तो पूरे पाकिस्तान के लिए कर दें आप एक कि जनाब अगर आप वन टाइम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और सबके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है, और अगर दूसरी मरतबा करेंगे तो फिर आपके ऊपर टैक्स लगेगा। या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर, आप उसके ऊपर टैक्स लगाएं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सारी प्रॉपर्टी के अंदर, जिसको ज़रूरत है कम से कम उसको तो आप एग्जेम्प्टेड कर दें आप। तो लेकिन मेरा ख्याल है मामला फिर वही है कि यहाँ पे जिसकी गर्दन नरम होती है उसी के ऊपर छुरी फेर दी जाती है, जिसकी गर्दन थोड़ी सी सख्त होती है ना, या ख़तरा होता है कि ये उठ के बैठ जाएगा, गवर्नमेंट उसकी तरफ देखती भी नहीं है। बल्कि मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था औरंगज़ेब साहब की, जब उनसे ये सवाल किया गया था ना तो उसके बाद आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे, तो सारा कॉन्फिडेंस जो था वो बिल्कुल निकल गया था उनको उसके साथ थे। तो ये तो सूरत हाल है सारे। तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई नेक नामी पैदा हो रही है ब्यूरोक्रेसी के लिए या मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए, तो गवर्नमेंट ने उल्टा उनको बदनाम कर दिया। तो ये तो पॉलिसी ऐसी है जिसको मेरा ख्याल है वापस लेना पड़ेगा, या इनसे भी वापस लेना पड़ेगा, या पूरे पाकिस्तान को देना पड़ेगा, नहीं तो ये गले पड़ जाएगी गवर्नमेंट के।
ठीक ठीक। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है जी कि पार्लियामेंट हाउस में हम समझते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं जो हमारे मफादात का दिफा करेंगे, हमारे लिए टैक्सेस में छूट लाएंगे, हमारे लिए सहूलियात पैदा करेंगे। लेकिन दर हकीकत जो रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं वो बाबू लोगों के मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेट्स के मौजूद हैं जो अपने लिए टैक्स से इस्तिस्ना हासिल कर लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।